हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। हमने ये सेट थ्योरी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये इसका छठा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस रिलेशंस और पार्टीशन को डिटेल से स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम पार्शली ऑर्डर्ड सेट या जिसको ऑर्डर सेट भी कहा जाता है उससे हम स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए। A relation R on a set S is called a partial ordering if it is reflexive, antisymmetric and transitive। यहाँ तक देखिए। पहले हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। तो ऐसा रिलेशन जिसके अंदर तीन खूबियाँ हों, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो एंटीसिमेट्रिक भी हो और वो ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो पार्शियल ऑर्डरिंग है। याद रखिए, हमने लास्ट टाइम इक्विवेलेंस रिलेशन भी पढ़ा था जिसमें जो तीन प्रॉपर्टी थी वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव थी। लेकिन इसमें जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी वो चेंज हो गई है। पहली वाली वही है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, थर्ड वाली भी वही है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी है वो एंटी सिमेट्रिक आ गई। तो इसको हम कहेंगे पार्शियल ऑर्डरिंग। अगर ये एंटी सिमेट्रिक की बजाय सिर्फ सिमेट्रिक का यहाँ लगा दिया जाए तो फिर ये पार्शियल ऑर्डरिंग की बजाय इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। तो पार्शियल ऑर्डरिंग में और इक्विवेलेंस रिलेशन में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि इक्विवेलेंस रिलेशन में उसको सिमेट्रिक होना चाहिए और जबकि पार्शियल ऑर्डरिंग में उसको एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव के साथ साथ। अच्छा, अब ये रिफ्लेक्सिव क्या है मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। अगर आपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, वहाँ मैंने इनको डिटेल से बताया हुआ, एग्जांपल दी हुई है। रिफ्लेक्सिव ये होता है कि अगर एक सेट S है, इसे यहाँ डिफाइन किया गया, एक सेट S है और रिलेशन R है, तो R के अंदर जो है फॉर ऑल A बिलोंग टू A, यानी रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि फॉर ईच एलिमेंट A ऑफ द सेट S उसके अंदर A होना चाहिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव। ये मैं नीचे डिस्क्राइब भी कर दिया हुआ है। इसको आप ARA की जगह की बजाय पढ़ सकते हैं, ये कि मैं नीचे एक्सप्लेन कर दिया हुआ। अच्छा, उसके बाद देखिए, यहां से देखिए रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव क्या है? फॉर एवरी A बिलोंग टू S, A बिलोंग टू R होना चाहिए, या इसको दूसरी नोटेशन में क्या कहते हैं कि A होना चाहिए, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखिए, एंटी सिमेट्रिक देखिए, इसमें क्या है कि फॉर इफ AB बिलोंग टू R, अगर A भी R के अंदर है तो और एंड और उसके साथ साथ A भी R के अंदर है, तो इसका मतलब है कि फिर A और B को बराबर होना चाहिए। या इसको दूसरी नोटेशन में आप ये कह सकते हैं कि इफ A R B एंड और इसके साथ साथ B R A हो, तो फिर इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो A है वो B के बराबर होना चाहिए। दोनों नोटेशन आपको आनी चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या है? इफ AB बिलोंग टू R एंड BC बिलोंग टू R, तो फिर A और C को बराबर होना चाहिए। ये हमारे पास इस नोटेशन में देखेंगे तो इसका होता है कि AR अगर B है और इसके साथ साथ BRC है, तो इसका मतलब है कि ARC भी होना चाहिए। पहले वाला और आखिरी वाला आपस में रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए, इक्विवेलेंस में और पार्शियल ऑर्डरिंग में सिर्फ फर्क एंटी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक हो तो कहते हैं कि AB अगर है तो BA होना चाहिए, लेकिन एंटी सिमेट्रिक कहता है कि अगर उसके अंदर AB भी है और उसके साथ साथ BA भी उसके अंदर है, दोनों बातें उसके अंदर पूरी होनी चाहिए, तब फिर A और B को बराबर होना चाहिए। तो ये जिसमें तीन प्रॉपर्टी आ जाए, ऐसा रिलेशन जिसमें ये तीन प्रॉपर्टी आ जाए, उसको हम कहते हैं कि ये एक पार्शियल ऑर्डरिंग है। ठीक हो गया। और जिस सेट पे ये पार्शियल ऑर्डरिंग डिफाइन की गई है, देखिए यहाँ पे अ सेट S टुगेदर विद द पार्शियल ऑर्डरिंग R इज कॉल्ड पार्शियली ऑर्डर्ड सेट और सिंपली पो सेट। उसे सिंपली पो सेट कह देते हैं। ये जो पो सेट है ये उसी की एब्रीविएशन है। आप इसको देख सकते हैं, P फॉर पार्शियली, O फॉर ऑर्डर्ड और सेट, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, यानी ये इसकी एक शॉर्टर फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, ये इसकी होगी डेफिनेशन कि ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ये तीन खूबियां हों, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसको हम कहेंगे कि वो पार्शियल ऑर्डरिंग है। और जो सेट होगा जिसके ऊपर ये तीनों जिसके ऊपर ये रिलेशन डिफाइन किया गया है, उसे कहते हैं कि वो पो सेट है या पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हो गया। चलिए इसकी एग्जांपल, हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, अब इसकी एग्जांपल देखिए। पहली एग्जांपल की है, शो दैट
ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ये जो रिलेशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू इज पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं आप याद कर लीजिए, इंटीजर जो है मेरे पास वो 0 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 1 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 2 होता है, एंड सो ऑन। यानी सारे पॉजिटिव जो इंटीजर हैं सारे नेगेटिव हैं और 0 भी शामिल कर दें तो ये मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर है। इस इंटीजर के ऊपर ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू का रिलेशन है, ये जो रिलेशन है ये पार्शियल ऑर्डरिंग है। पार्शियल ऑर्डरिंग का मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये एंटीसिमेट्रिक भी होगा और ये ट्रांसटिव भी होगा। हमने अब ये चेक करना है कि क्या ये वाकई जो है वो पार्शियल ऑर्डरिंग है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो पहले हम जो कंडीशन चेक करेंगे वो है रिफ्लेक्सिव। कंडीशन नंबर हम 1 आ जाए रिफ्लेक्सिव वाली। आपको इसमें लीजिए फॉर एवरी कोई एलिमेंट लीजिए m बिलोंग टू z। आप उस इंटीजर में से कोई आप इंटीजर n ले लिए और देखिए कि क्या जो है इम्प्लाइज, आप देख सकते हैं कि जो m होगा, क्योंकि अब रिलेशन किसका है आप इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं कि m और m होना चाहिए। क्योंकि हमने डिफाइन किया r को, हमने डिफाइन क्या किया है कि हमारा जो r है वो दरअसल ये रिलेशन होना चाहिए। तो इसको हुआ कि इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ m ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी जो आप डिफाइन करें, जिस भी आप रिलेशन को डिफाइन करते हैं आपने उसके ऊपर चेक करना होता है। r एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है, ये रिलेशन लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है, इंटरसेक्शन भी हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो डिफाइन करेगा आपने उस r को उससे रिप्लेस कर देना होता है। तो देखिए ये बात क्या ट्रू है। ऑफ कोर्स m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m का मतलब है ये दो बातें बता रहा है कि या तो m से बड़ा है या फिर m के बराबर है। तो जो कि m के बराबर आ गया, इसमें इक्वलिटी मौजूद है, तो इट मीन्स कि ये ट्रू है। इसका मतलब हुआ कि जो रिलेशन है ग्रेटर देन इक्वल, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो पहली उसकी कंडीशन है वो तो पूरी हो चुकी है। चलिए आज इसकी दूसरी कंडीशन की, क्या वो एंटीसिमेट्रिक भी है। कंडीशन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंटीसिमेट्रिक के लिए हमें पहले दो उसमें से लेने पड़ेंगे। तो आप लीजिए इसके अंदर इफ, यानी हमने बात स्टार्ट करनी इफ अगर हमारे पास m और n एंड n और m हो, यहाँ मैंने nm जो लिए हैं वो मैंने कहाँ से लिए हैं, वो इंटीजर्स लिए हैं। फॉर ऑल जो n है, ये m है, ये मैंने अपने जो सेट है इंटीजर्स उससे लिए। तो ये दो बातें जब हैं तो फिर तीसरी बात क्या होनी चाहिए कि ये फिर m और n बराबर होने चाहिए। अब देखिए हमारे जो रिलेशन डिफाइन किया है उसमें उस सेंस में इसका मतलब क्या बनता है, m और n का मतलब बनता है कि m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n है, क्योंकि हमारा जो r है वो दरअसल ये वाला रिलेशन डिफाइन किया हुआ। और जो दूसरा बनेगा वो क्या बनेगा, ये कह रहा है कि जो n है ये ग्रेटर देन इक्वल टू m आ गया। अब देखिए दो नंबर है, m उससे बड़ा है छोटा है और फिर दूसरा नंबर उससे बड़ा है छोटा है। और इन क्वालिटी में हम ये जानते हैं कि अगर ऐसा रिलेशन बन जाए कि एक क्वालिटी दूसरे से बड़ी भी है एट अ टाइम और छोटी भी है, तो इसका मतलब होता है कि फिर वो आपस में बराबर होती है। ये हम ऑलरेडी इनइक्वालिटी में ये बात जानते हैं। तो देखिए हमारे पास ये बराबर आ गया, विच मीन्स क्या हो गया कि जो m आ गया n बराबर आ गया। ये जो रिलेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू वाला ये एंटीसिमेट्रिक है, इज एंटीसिमेट्रिक। हमने दूसरी प्रॉपर्टी भी इसके अंदर चेक कर ली, वो प्रॉपर्टी भी इसके अंदर पूरी उतरती है। चलिए अब चेक करते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रांजिटिव, कि क्या ये ट्रांजिटिव भी है। उसके लिए फिर कहना पड़ेगा इफ हम लेने पड़ेंगे दो इंटीजर m और n एंड आपको केस में 3 लेने पड़ेंगे a b c। तो m n ले लिया हमने और फिर हमने n और एक और आपने k ले लिया, ये हमने अज्यूम कर लिया। इसमें जो सारे के सारे इंटीजर हैं m n और जो k हैं ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को। ठीक हो गया। अब इसको आप डिकोड कीजिए, इसका मतलब बनता है कि जो m है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n आ गया, एंड और इस चीज़ का मतलब बनता है कि जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू k आ गया। अब आ जाइए इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर, अगर m n से बड़ा है और n किसी k से बड़ा है तो फिर लाजमी बात है कि जो m होगा वो इस k से बड़ा होगा, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ये फिर ट्रू होगा। और इसको आप लिख सकते हैं रिलेशन के लैंग्वेज में कि जो m है वो r n हो गया। जिस तरह हमने
ए आर बी लिया था, बी आर सी लिया था, देखिए ए आर सी बराबर हो गया। आप यहाँ पे एम एन के की जगह पे ए बी सी भी ले सकते हैं ताकि आपको वही वाली जो चीज़ है वो नज़र आ जाए। तो ये इट मीन्स क्या हो गया कि जो रिलेशन है, इट मीन्स क्या हो गया कि जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशन है इज़ ट्रांसिटिव। ये हमारे पास ट्रांसिटिव प्रूफ हो गया। अब देखिए ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो एंटीसिमेट्रिक भी है, वो ट्रांसिटिव भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने ओवरऑल जो कंक्लूजन निकाला वो ये है कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन है इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग। ये फिर पार्शियल ऑर्डरिंग है, इसको फिर हम पार्शियल ऑर्डरिंग कह देते हैं। इसमें तीनों खासियत आ रही। और फिर जो सेट है, जो हमारा सेट था वो जी था, जो जी था, जी टुगेदर विद दिस रिलेशन जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन है, इसको फिर लिखते हैं इस सेट की फॉर्म में इज अ पार्शली ऑर्डर्ड सेट या फिर पो सेट। यानी हमने प्रूव कर दिया कि जो जी विद ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशन इज अ पार्शली ऑर्डर्ड सेट या फिर कि वो पो सेट है। तो देखिए हमें अगर एक सेट दिया जाए और हमें एक अदर रिलेशन दिया जाए तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो रिलेशन जो है वो पार्शियल ऑर्डरिंग है या कि क्या वो सेट जो है वो पो सेट है या नहीं है। चलिए हम इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है, शो दैट इंक्लूजन यानी कि जो सबसेट का रिलेशन है इज पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन द पावर सेट ऑफ द सेट एस। तो पहले देखिए हमारा जो सेट है, जो हमारा ग्राउंड सेट है वो क्या है, उसके अंदर हमने जो सेट लिया है वो दरअसल पावर सेट लिया है पी ऑफ एस। ठीक हो गया। और ये क्या है, इसे कहेंगे कि ये द कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन है ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट एस। ये हमारे पास जो ग्राउंड सेट है, जितने भी एस के सबसेट बनेंगे आप उसकी कलेक्शन लीजिए, उसको एक सेट में डाल दीजिए। उस सेट के अंदर 5 भी आएगा, सेट इस एस इटसेल्फ भी आएगा और बाकी भी उसके अंदर आएंगे। उसको हमने पी ऑफ एस कह दिया और ये हमारा सेट है। हमने इस सेट के अंदर चेक करना तो क्या ये एक पार्शियल ऑर्डरिंग है। अगर ये पार्शियल ऑर्डरिंग है तो इसकी तीनों प्रॉपर्टी पूरी होगी। जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसको रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो आप लीजिए एक एलिमेंट, फॉर ऑल कोई एलिमेंट ले लीजिए, सेट ए ले लीजिए जो कि बिलोंग करे किसको, इस पावर सेट को। और देख सकते हैं क्या ये ए आर ए पूरा होगा, सॉरी ये ए कैपिटल दीजिए, क्या ए आर ए पूरा होगा, जिसको आप लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए। याद है कि मेरा जो आर है वो दरअसल ये है, ये मेरे पास जो है ना वो आर है जो मेरा रिलेशन है। ठीक है, सबसेट का रिलेशन है। तो देखिए ये ट्रू है, हर सेट अपना सबसेट होता है, ये बात ट्रू है। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो ये रिलेशन है इंक्लूजन वाला इज रिफ्लेक्सिव, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाइए। क्या इसमें सेकंड प्रॉपर्टी पूरी हो रही है, वो क्या होती है एंटीसिमेट्रिक। उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, उसमें 2 लेने पड़ेंगे। इफ आपको लेने पड़ेंगे 2 एलिमेंट, इफ यानी हमने ये देखना है कि इफ ए आर बी एंड बी आर ए ट्रू है। ठीक हो गया। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो फिर जो ए और बी हैं वो बराबर आना चाहिए। तो ये आप किसी के लिए फॉर ऑल इसमें से ए बी क्या लिया, फॉर ऑल ए जो बी मैंने लिए हैं ये एलिमेंट हैं पावर सेट ऑफ एस के। तो देखिए इसका मतलब ये बनता है हमारी इस डेफिनेशन के मुताबिक कि जो ए है वो सबसेट है बी का, और इसका मतलब बनता है कि जो बी है वो सबसेट है ए का। अब सेट थ्योरी में हम ये जानते हैं कि अगर ए बी का सबसेट हो और उसके साथ साथ बी भी ए का सबसेट हो तो ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी आपस में बराबर आएंगे। और इसको आप लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये हो गया। अब एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या थी, ये कहती थी कि अगर ए आर बी हो, बी आर ए हो तो फिर ए बी को बराबर होना चाहिए। देखिए इस रिलेशन में ये बराबर हो गए हैं। इट मीन ये जो रिलेशन है इंक्लूजन का इज एंटीसिमेट्रिक, ये एंटीसिमेट्रिक है। आप ऊपर देख सकते हैं कि देखिए ये यही इसका जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने यहाँ लिस्ट की हुई है। ये देखिए ये यही प्रॉपर्टी है। इफ ए बी बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग टू आर इम्प्लाइज ए बराबर है बी। या इसको अभी पढ़ सकते हैं कि ए आर बी हो
और बी और ए बी हो तो फिर ए और बी को बराबर होना चाहिए। और हमने एग्जैक्टली यही प्रूव कर दिया है कि इंक्लूजन के रिलेशन में ये प्रॉपर्टी पूरी उतरती है। चलिए अब चेक करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, क्या तीसरी प्रॉपर्टी पूरी उतर रही है। उसके लिए क्या करेंगे, इफ अब 3 सेट लेंगे, ए आर बी हो और उसके साथ साथ बी आर सी हो फॉर ऑल ए बी, और जो सी हैं ये एलिमेंट हैं पावर सेट ऑफ सेट एस के। और इसका मतलब बनता है कि जो ए है वो सबसेट आ जाए बी का, और इसका मतलब बनता है कि जो बी है वो सबसेट आ जाए सी का। ठीक हो गया। अब देखिए, अब ए बी के अंदर है, बी सी के अंदर है, तो लाजमी बात है कि जो ए होगा इम्प्लाइज ए क्या होगा, वो सी के अंदर होगा। सीधी सी बात है। आप ए बी का सबसेट ले रहे हैं, बी उसके अंदर से सी के अंदर समाया हुआ है। यानी आप इसको अगर वेन डायग्राम देखें तो मैं ये ए लेता हूँ, ये सेट ए है और ये बी का सबसेट है, तो ये बी देखिए बड़ा सेट आ गया, तो बी के अंदर आ गया ए। और फिर कहा कि बी सी के अंदर है, तो सी मतलब इससे बड़ा होगा कहीं, ये इससे बड़ा सी आपका होगा और बी उसके अंदर है, तो बी सब उसका बन गया। तो लाजमी मतलब जो ए है वो तो फिर सह सी का ऑलरेडी अंदर ही है, तो इसका मतलब कि ए सबसे सी होगा, और इसका मतलब होगा हम लिख सकते हैं कि जो ए है वो आर सी है, और इसका मतलब ये हो गया कि जो रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए तीनों प्रॉपर्टी पूरी हो गई। हमारे पास जो है हमने प्रूफ कर दिया है कि इंक्लूजन का जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो एंटीसिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है। तो इट मीन्स क्या हो गया, दिस रिलेशन इंक्लूजन रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डरिंग। ये पार्शियल ऑर्डरिंग बन जाएगी, पार्शियल ऑर्डरिंग बन जाएगी। और इसका मतलब ये हो गया कि जो सेट हो गया यानी पावर सेट ऑफ एस टुगेदर दिस रिलेशन जो है ये क्या बन जाएगा, ये एक ओ सेट बन जाएगा, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बन जाएगा। तो देखिए हमने एक और एग्जांपल से जो पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है उसका स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। शो दैट डिविजिबिलिटी, जो डिवीजन करना होता है, डिविजिबिलिटी इज पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा देखिए, आपने जब भी किसी सेट को पो सेट प्रूफ करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा रिलेशन क्या है। ये हमारा रिलेशन बन गया डिविजिबिलिटी, हमारा आर है और ये हमारा सेट एस होता है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर लिए गए। अच्छा मैं ऊपर अगर आऊँ पहली एग्जांपल पे आऊँ, ये जो पहली एग्जांपल थी इसके अंदर मैं चूंकि साथ भी बताता जाऊँ, मेरा आर ये था ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मेरा आर था। ठीक हो गया। अगर यहाँ मैं इक्वल का साइन खत्म कर दूँ, सिर्फ ग्रेटर का सिंबल ले लूँ, यानी ऐसा रिलेशन डिफाइन करूँ जो सिर्फ ग्रेटर है, तो क्या फिर वो पार्शियल ऑर्डरिंग होता? जी नहीं, वो नहीं होता, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी पूरी ना होती, वो रिफ्लेक्सिव ना होता। हम यहाँ पे जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि m इज ग्रेटर देन m, जो कि ट्रू ना होता, m अपने आप से बड़ा नहीं है, तो इट मीन्स कि वो फिर रिफ्लेक्सिव ना होता, फिर वो इट मीन्स के पार्शियल ऑर्डरिंग भी ना होता। ये सिर्फ इक्वल होने की वजह साथ ये बना हुआ है। इसी तरह आप इस तीसरे में आ जाइए, हमारा जो सेट लिया गया है ये पॉजिटिव इंटीजर लिया गया है। अब इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो मेरे पास 1 होता है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर ही होते हैं, जीरो इसमें शामिल नहीं होते। ये सेट लिया गया और रिलेशन क्या, डिविजिबिलिटी, एक ए बी को डिवाइड करता है, वो बड़ा रिलेशन है। अब देखेंगे कि ये भी पार्शियल ऑर्डरिंग है, लेकिन अगर मैं इस सेट को चेंज कर दूं, सिर्फ पॉजिटिव की बजाय इसमें साथ नेगेटिव भी शामिल कर लूं, मतलब पूरा सेट ऑफ इंटीजर ले लूं, तो फिर ये पार्शियल ऑर्डरिंग नहीं रहेगा। कि हम इसमें ये भी चेक करेंगे। तो देखिए हम चेक करते हैं, हम लेते हैं इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो जी क्या है, पहली प्रॉपर्टी में मुझे ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो आप ले इसके अंदर फॉर ऑल कोई एक एलिमेंट ले लें, आप ले लें इसके अंदर ए ले लें, फॉर ऑल ए बिलोंग टू हमारा जो सेट है जो कि इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। क्या इसके अंदर ए आर ए है, और ए हमारा क्या है, हमारा जो ए है वो दरअसल हमारा जो आर है वो क्या है, वो डिविजिबिलिटी है, डिवाइड करना। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, इस चीज़ को यूँ लिख सकता हूँ, क्या ए डिवाइड करता है, ए डिवाइड्स ए, तो क्या ये ट्रू है? नहीं, ए आर ए का मतलब ए डिवाइड्स है, डिवाइड करना। ठीक है, और इसकी मैथमेटिकल सिंबल भी है, आप कह सकते हैं ए और ऐसे लाइन डिवाइड्स ए, तो क्या ये ट्रू है? ऑफ कोर्स ट्रू है। हर नंबर
हर नॉन ज़ीरो नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। तो इट मीन्स कि जो रिलेशन है डिविजिबिलिटी वाला, जो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इज रिफ्लेक्सिव, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो देखिए पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो पूरी हो गई। आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसको एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो आप स्टार्ट करेंगे इफ, अब आप लें दो इंटीजर ए एंड बी बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स, और हम क्या करेंगे कि ए आर बी लेंगे और उसके साथ साथ बी आर ए लेंगे और चेक करेंगे क्या ए और बी बराबर है या नहीं है। तो चलिए इसका मतलब क्या बनता है ए आर बी का, हमारे इस डेफिनेशन के मुताबिक ए डिवाइड्स बी होगा, यानी ए डिवाइड्स बी एंड, और इसका मतलब बनता है बी डिवाइड्स ए, यानी ए भी बी को डिवाइड कर रहा है, बी भी ए को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, चलिए छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एक रहते हैं 2 और एक रहते हैं 4। 2 जो है ये 4 को डिवाइड करता है, तभी तो जवाब 2 आता है। ओके, क्या 4 भी 2 को डिवाइड करता है? 4 2 को डिवाइड नहीं करता। अच्छा, डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट जरा समझ लीजिए। डिवाइड करने का मतलब 2 4 को डिवाइड करता है, मतलब ये बनता है कि आप 4 के बटे में 2 रखिए तो जवाब कोई इंटीजर आएगा जो कि इस केस में 2 होगा। लेकिन 4 2 को डिवाइड करने का मतलब है कि आप 4 को बटे में नीचे रखिए, तो क्या इसका जवाब इंटीजर आता है? नहीं आता। इसका जवाब 1/2 आता है जो कि इंटीजर नहीं। इट मींस 4 2 को डिवाइड नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि अगर एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है तो वो जरूरी नहीं है कि दूसरा भी पहले को डिवाइड करे, लेकिन कब ऐसा लाजमी होगा? जब नंबर सेम होंगे। आप ये भी 4 लीजिए, आप ये भी 4 लीजिए, 4 4 को डिवाइड करता है, वो भी उसको डिवाइड करता है। इट मीन ये जो लिखा ना ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी आपस में बराबर हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो देखिए ये प्रॉपर्टी, यही तो एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है कि ए आर बी और बी आर ए ले तो उसका मतलब हुआ कि ए आर और बी बराबर आ जाए। इसका मतलब हुआ कि जो डिविजिबिलिटी का रिलेशन है, डिविजिबिलिटी इज एंटी सिमेट्रिक। हमने ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी भी चेक कर ली कि ये भी जो है ये प्रॉपर्टी इसमें पूरी होती है। चलिए अब इसकी तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो चेक करते हैं, ट्रांजिटिव। क्या हमारा जो ये डिविजिबिलिटी का रिलेशन है क्या ट्रांजिटिव है? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लेंगे 3 एलिमेंट। तो हम कहेंगे फॉर ऑल, आप एक ए ले लीजिए, एक बी ले लीजिए और सी है, ये अब एलिमेंट होंगे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट के। और हमने देखना है कि इफ ए आर बी हो और उसके साथ साथ बी आर सी भी हो तो क्या ए आर सी होता है या नहीं होता। तो देखिए ए आर बी का मतलब क्या है हमारे सिनेरियो के अंदर, इसका मतलब है कि ए है वो डिवाइड करता है बी को, और दूसरा जो रिलेशन लिया गया है बी आर सी, इसका मतलब बनता है कि जो बी है वो डिवाइड करता है सी को। चलिए इसको जरा देखते हैं डिवाइड करने का मतलब क्या होता है। ए अगर बी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि बी जो होगा ऐसे बी ओवर ए जब करेंगे, यानी जब ए बी को ए से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई इंटीजर आंसर आएगा, उसका नाम आप एन रख लीजिए। ठीक हो गया। और आप देखिए यहाँ के आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो जो बी बन जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो ए एन आ जाएगा। इसी तरह जब बी सी को डिवाइड करता है, इसमें जब सी ओवर बी करेंगे तो कोई एक और इंटीजर बनेगा, आप उसका नाम एम रख लीजिए। और यहाँ पे अगर आप इस m को यहाँ डिवाइड कर दे, बी वहाँ ले जाए, तो देखिए c ओवर m इज इक्वल टू बी बन जाएगा। अब ये आप इस रिलेशन को देखिए और इसको देखिए, पहले वाले रिलेशन में b लिखा हुआ लेफ्ट साइड पे और राइट वाले पे b की वैल्यू है। ये जो b की वैल्यू है सेकंड वाली टर्म में, ये आप प्लग कर दीजिए पहली वाली में। जो पहली वाली बनेगा क्या आएगा, वो c ओवर में m इज इक्वल टू a n बन जाएगा। देखिए मैंने क्या किया कि इस b की जगह ये जो b लिखा हुआ है मैंने ये पूरी वैल्यू प्लग कर दी। अब इस m को वहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा, c इज इक्वल टू ए एन m बनेगा, c इज इक्वल टू a। अब जो n है ये भी इंटीजर है, m है ये भी इंटीजर है, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी जवाब एक इंटीजर आएगा, उसका नाम आप k रख लीजिए और कह दिए कि जो k है वो दरअसल n m के बराबर है। और इस तरह से आप क्या कीजिए, इस जो a है उससे नीचे ले आइए तो c ओवर में a बराबर है k बन जाएगा। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब आप c को a पे डिवाइड करेंगे तो जवाब एक इंटीजर आएगा। यही तो डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी की। इट मीन इसको मैं लिख सकता हूं कि जो a है वो डिवाइड करता है c को। देखिए ये बिल्कुल वही फॉर्म बन गई थी। आप इसको चेक कर लीजिए कि अगर a जो है
अगर ए बी को डिवाइड करता है तो हम उसको लिखते हैं बी ओवर ए इज इक्वल टू सम इंटीजर। और अगर देखिए, और अगर ये लिखा हो ए सी ओवर ए लिखा हो तो इट मीन्स क्या होगा कि वो ए जो है वो सी को डिवाइड करेगा। और देखिए इसका मतलब ये हो गया कि ए आर सी होगा, और इसका मतलब हुआ कि जो डिविजिबिलिटी है ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए डिविजिबिलिटी क्या हो गई, इसने तीनों जो प्रॉपर्टी है पूरी कर दी। इम्प्लाइज कि जो डिविजिबिलिटी है, आप बेशक उसके स्पेलिंग लिख लीजिए या उसके सिंबल लिखिए, डिविजिबिलिटी इज पार्शियल ऑर्डर, ये पार्शियल ऑर्डरिंग है। और इसका मतलब हुआ पार्शियल ऑर्डरिंग है तो जो पूरा सेट बनेगा पॉजिटिव इंटीजर का विद दिस डिविजिबिलिटी रिलेशन, ये क्या बनेगा, ये एक को सेट बनेगा, ये एक पार्शियल ऑर्डर्ड सेट बनेगा। अच्छा, अब मैंने शुरू में ये कहा था कि हमारा जो सेट है वो हम पॉजिटिव ले रहे हैं। क्या हो कि अगर हम पॉजिटिव ना लें, हम पूरा का पूरा जी ले लें, सेट ऑफ इंटीजर्स पूरा ले लें, इसके अंदर नेगेटिव भी आ जाएं और जीरो भी आ जाएं और पॉजिटिव भी आ जाए, क्या यही डिविजिबिलिटी का जो रिलेशन है, क्या पोस्ट सेट बनेगा, पार्शियल ऑर्डरिंग बनेगा? चेक कर लेते हैं। हम इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। हम कहते हैं कि इसके अंदर हर इंटीजर अपने आप को डिवाइड करता है, तो ये बात नेगेटिव के लिए भी ट्रू है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। क्या ये एंटीसिमेट्रिक होगा? एंटीसिमेट्रिक में क्या होता है कि ए आर बी के साथ साथ बी आर ए दिया जाए तो ए और बी को बराबर होना चाहिए। चलिए मैं इसमें लेता हूँ नेगेटिव नंबर, मैं इसमें चूज करता हूँ कि एक 3 लेता हूँ और एक आप लेता हूँ नेगेटिव 3 लेता हूँ। तो जो 3 है, मैं यहाँ पे ए को 3 लेता हूँ और बी को नेगेटिव 3 लेता हूँ, ऐसे ये ऐसे कर दिया मैंने, और ये बनेगा नेगेटिव 3 आर 3। तो क्या इसका मतलब क्या बनेगा, 3 है वो डिवाइड करता है नेगेटिव 3 को, और जो नेगेटिव 3 है वो डिवाइड करता है 3 को। ये बात ट्रू है, 3 को भी डिवाइड करता है और 3 नेगेटिव, मतलब 3 नेगेटिव 3 को भी डिवाइड करता है। आप देख लीजिए, आप नेगेटिव 3 के ओवर में 3 रखिए, जवाब नेगेटिव 1 आएगा, और ये एक इंटीजर है, इट मीन्स 3 नेगेटिव 3 को डिवाइड करता है। उसको उलट ले लें, नेगेटिव 3 भी 3 को डिवाइड करता है, लेकिन ये दोनों जो इंटीजर हैं आपस में बराबर नहीं है। एंटीसिमेट्रिक में होता है कि अगर ए बी को डिवाइड करे, बी ए को डिवाइड करे, तो लाजमी बात है कि जो ए और बी हैं वो बराबर होने चाहिए। लेकिन मैंने इसमें अगर सेट ऑफ इंटीजर्स पूरा ले लूँ तो उसमें मैंने एक एग्जांपल ढूंढ ली है कि ये दो ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं लेकिन आपस में बराबर फिर भी नहीं है। इस मीन्स के ये फिर एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, फिर ये पार्शियल ऑर्डरिंग नहीं होगा। पूरा सी अगर लेंगे तो ये पार्शियल ऑर्डरिंग नहीं बनने वाला, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे तो फिर जाकर ये जो है वो पार्शियल ऑर्डरिंग बनेगा। और इसमें एक वैसे अगर जीरो की वजह से जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है वो भी डिस्टर्ब होती है। रिफ्लेक्सिव नहीं करता कि हर नंबर अपने आप को डिवाइड करे, जीरो अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता, जीरो किसी भी जो है वो नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी इसमें पूरी नहीं आ रही थी। ठीक हो गया। या आप सिर्फ नेगेटिव इंटीजर ले लें तो वहाँ पर भी जो है वो अगर पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, अलग अलग लेंगे तो फिर तो वो बन जाएगा, लेकिन आप ज्वाइन जब करेंगे तो ऑफकोर्स वो पार्शियल ऑर्डर सेट नहीं बनेगा। तो देखिए इसमें हमने पार्शियल ऑर्डर सेट को डिफाइन किया और उसकी हमने 2-3 एग्जांपल ली। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरेबल और इनकंपैरेबल एलिमेंट्स। कंपैरेबल एलिमेंट्स कौन से होते हैं और इनकंपैरेबल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। सपोज ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ पोसेट एस विद ऑर्डर रिलेशन लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको आर भी कह सकते हैं। लेस देन इक्वल टू भी जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, आप उसमें आर है क्या बेहतर आप आर से लीजिए। तो एस एक सेट है, उसके अंदर एक ऑर्डर रिलेशन है आर, और वो क्या है, पार्शियल ऑर्डर है, यानी वो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तभी इसको हमने को सेट कहा हुआ है। और इसमें हमने 2 एलिमेंट लिए हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। ठीक हो गया, एक ए लिया है और एक बी लिया है, और ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिफरेंट है, सेम नहीं है। वी से ए एंड बी आर कंपैरेबल इफ आइदर, ये एक उनमें से बात पूरी होनी चाहिए, ए लेस देन इक्वल टू बी हो और बी लेस देन इक्वल टू ए हो। याद रखें लेस देन का जो रिलेशन होता है ना, ये जनरल फॉर्म में होता है, आप इसको आर में लिखेंगे तो ये मतलब है कि ए आर बी हो या फिर बी आर ए हो, यानी ए और बी आपस में रिलेटेड होने चाहिए, या ए बी से रिलेट हो या फिर बी ए से रिलेट हो, कोई उसमें एलिमेंट दूसरे से रिलेट होने चाहिए। तो फिर रिलेशन कुछ भी हो सकता है, इट मे बी लेस देन, लेकिन इट मे बी ग्रेटर देन, इट मे बी डिविजिबिलिटी रिलेशन, इट मे बी इंक्लूजन रिलेशन, कुछ भी हो सकता है।
अगर ए और बी आपस में रिलेटेड है तो वो कंपैरेबल है, और अगर वो रिलेटेड नहीं है तो फिर वो इनकम्पैरेबल है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, मैंने आपकी एग्जांपल लिखी हुई है, ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा आपका एग्जांपल में क्लियर होगा। इन द पोसेट z पॉजिटिव और डिविजिबिलिटी, हमने पीछे भी सॉल्व किया, ये इसमें मैं लिया था कि ये डिविजिबिलिटी है, ये पोसेट, ये पार्शियल ऑर्डरिंग है पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर, और ये जो सेट बनेगा z पॉजिटिव और डिविजिबिलिटी, ये एक पोसेट बनता है। उसमें हम लेते हैं एलिमेंट 3 और 9, ये कंपैरेबल है। क्यों कंपैरेबल है? क्योंकि 3 जो है या तो 9 को डिवाइड करेगा या फिर 9 जो होगा वो 3 को डिवाइड करेगा, इनमें से एक बार ट्रू होगी। देखिए 3 9 को डिवाइड कर रहा है, ये बात ट्रू है, तो इट मीन जो 3 एंड 9 है, 3 एंड 9 आर कंपैरेबल। आप उनको कंपैरेबल कहेंगे क्योंकि उनके दरमियान एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन 5 और 7 चेक कीजिए ना, आप चेक कीजिए क्या 5 7 को डिवाइड करता है या फिर क्या 7 5 को डिवाइड करता है? ये दोनों बातें गलत है, ना तो 5 7 को डिवाइड करता है ना फिर 7 5 को डिवाइड करता है। इट मीन्स ये कंपैरेबल नहीं है। तो 5 और जो 7 है आर इनकम्पैरेबल या नॉन कंपैरेबल, हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि डिविजिबिलिटी के रिलेशन के अंदर ये कंपेरेबल नहीं है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि चले वो उससे लेसर तो है, हाँ अगर मैं इसका चेंज कर दूं, ये जो रिलेशन दिया है ना मैंने डिविजिबिलिटी का, मैं कह दूं कि मैं लेता हूं z प्लस और यहां मैं लेता हूं लेस देन इक्वल टू विद यूजुअल नोटेशन। याद रखें यूजुअल नोटेशन का मतलब है कि आप जिस तरह आमतौर पर लेस देन का रिलेशन लेते हैं, लेकिन लेस देन का जो टर्म है ये एक जनरल फॉर्म में भी इस्तेमाल होती है। तो जब तक यूजुअल नोटेशन या टिपिकल रिलेशन में आपका वर्ड इस्तेमाल ना हो, आप उसको लेस देन कंसिडर नहीं कर सकते। तो यूजुअल नोटेशन के अंदर इसको लें तो फिर देखिए, फिर z का हर एलिमेंट कंपैरेबल है। आप z के अंदर जो एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है, सो ऑन, कोई भी लें, कोई 2 पिक कर लें, 5 पिक कर लें, 7 कर लें, आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए 5 लेस देन 7 आपकी बात ट्रू है, 7 ग्रेटर देन 5 के अंदर कम से कम एक बार ट्रू है, इट में ये कंपैरेबल है। इस सेंस में ये सारे के सारे एलिमेंट कंपैरेबल है क्योंकि हर एलिमेंट को आप दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं कि वो उससे लेसर है या ग्रेटर है। लेकिन डिविजिबिलिटी में ऐसा नहीं है क्योंकि हर दो एलिमेंट जरूरी नहीं आप डिवाइड करें, जैसे 5 और 7 तो डिवाइड नहीं कर पाए थे, लिहाजा 5 और 7 डिविजिबिलिटी के रिलेशन के साथ कंपैरेबल नहीं है। 3 और 6 या 3 9 या 3 12 कंपैरेबल है। तो कंपैरेबल और इनकंपैरेबल कॉन्सेप्ट आपको ये समझ आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास टोटली ऑर्डर्ड सेट क्या होते हैं। ऐसा पोसेट जिसके अंदर हर एलिमेंट कंपैरेबल हो उसे टोटली ऑर्डर सेट कहते हैं। इसमें ऊपर एग्जांपल आपको दिए ना, ये मैंने भी आपको दिखा कि अगर मैं वहाँ पे जो रिलेशन है वो मैं चेंज कर लूँ और मैं अगर वो लेस देन कर लूँ तो फिर उसका हर एलिमेंट कंपैरेबल है। ऐसा जो सेट होगा ना, ऐसा जो पोसेट होगा उसे टोटल ऑर्डर कहते हैं कि उसके अंदर हर एलिमेंट कंपैरेबल है। ये मैंने डिफाइन किया है। इन सेट एस लेस देन आर लेस देन, ये इसको आप आर पढ़ा करें, यानी इसको पोसेट पढ़ते हैं विद सेट एस अंडर द रिलेशन आर is poset and every two elements of S are comparable, then S is called totally ordered set या उसे कहते हैं linearly ordered set। and this relation जो कि हम इसको less than भी कह सकते हैं या उसको आप R कहिए, this relation R is called total order और फिर linear। a subset of an ordered set which is linear ordered is called chain। ये मैंने एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है आपको। A subset of an ordered set which is linear ordered is called chain। यानी अगर एक सेट टोटल ऑर्डर नहीं है, देखिए टोटल ऑर्डर वो है जिसका हर एलिमेंट कंपैरेबल हो। देखिए मैं आपको ऊपर जरा इस चेन वाले लफ्ज़ को एक्सप्लेन कर दूं। अगर मैंने z लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है डिविजिबिलिटी का रिलेशन, तो हमने देखा है कि ये इसका हर एलिमेंट कंपैरेबल नहीं है, 5 और 7 कंपैरेबल नहीं है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक टोटली ऑर्डर्ड सेट ये नहीं है। दिस इज नॉट टोटली ऑर्डर्ड सेट, इज नॉट टोटली ऑर्डर्ड सेट। टोटली ऑर्डर्ड सेट इसलिए नहीं है कि इसका हर एलिमेंट कंपेरेबल नहीं है। 5 7 तुम देखा कंपेयर नहीं करते, डिवाइड नहीं करते, तो ये टोटली ऑर्डर्ड सेट नहीं है। लेकिन इस z का मैं एक ऐसा सबसेट ले सकता हूँ जिसके अंदर मैं एलिमेंट लेता हूँ जी 3 फिर 6 फिर 2 एलिमेंट पकड़ लीजिए, 3 6 पकड़ लीजिए, 3 6 को डिवाइड करेगा, 6 12 को करेंगे तो लेंगे तो 6 12 को डिवाइड करेगा, 12 24 लेंगे तो देखिए कम से कम 12 24 डिवाइड करेगा। आप 12 और 6 ले लें, 12 और 3 ले लें, 24 और 6 ले लें, इसमें हर दो एलिमेंट कंपैरेबल है। तो ये जो सेट है ये टोटली ऑर्डर्ड है। जो ऊपर वाला z लिया था वो टोटली ऑर्डर्ड नहीं था, लेकिन जो a है ये टोटली ऑर्डर्ड सेट है। तो ऐसा सबसेट जो टोटली ऑर्डर्ड हो
उससे कहते हैं कि वो चेन। अब इस आखिरी लाइन को दोबारा पढ़िए, अ सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट। ये देखिए ये ऑर्डर तो है, ऑर्डर को मतलब पोसेट कहते हैं, ये पोसेट है, इसके अंदर पार्शियल ऑर्डर, पोसेट ऑर्डर तो है। अ सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड सेट विच इज लीनियर ऑर्डर। लीनियर ऑर्डर क्या कहते हैं, ये टोटल ऑर्डर को लीनियर ऑर्डर भी कहते हैं, इज कॉल्ड अ चेन। यानी वो सेट इटसेल्फ लीनियर नहीं है, उसका सबसेट लीनियर है तो वो फिर चेन होगा। यानी सेट खुद वो टोटल ऑर्डर नहीं है, उसका सबसेट टोटल ऑर्डर है, तो फिर वो एक चेन कहलाएगा। अच्छा, टोटल ऑर्डर को लीनियर ऑर्डर भी कहते हैं। लीनियर क्यों कहा जाता है, इसकी भी मैं आगे आपको वजह दूंगा कि क्यों इसको लीनियर कहा जाता है। अच्छा, मैंने आगे एग्जांपल ली हुई है, आप देख सकते हैं। कंसीडर द सेट P ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी। तमाम पॉजिटिव इंटीजर ले ली, उनको आप डिविजिबिलिटी में ले लें, ऊपर मैंने वही एग्जांपल दी है। देन 21 एंड 7 आर कंपेरेबल। 21 और 7 कंपेरेबल है क्योंकि कम से कम 7 21 को डिवाइड करता है, ठीक हो गया। ऑन द अदर हैंड 3 एंड 5 आर नॉट कंपेरेबल, क्योंकि ना तो 3 5 को डिवाइड करता है, ना 5 3 को डिवाइड करता है, 3 5 इसमें कंपेरेबल नहीं है। दस P इज नॉट लीनियरली ऑर्डर्ड, या कह रहे हैं कि P इज नॉट टोटल ऑर्डर, ठीक हो गया। बाय डिविजिबिलिटी, इस रिलेशन के तहत, डिविजिबिलिटी के रिलेशन के तहत, क्योंकि इस रिलेशन के तहत बात कर रहे हैं। अदरवाइज ऑब्जर्व दैट ए लिया उसने 2 6 12 और 36 इज अ चेन। ये चेन है, मैंने अभी ऊपर ये एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि इसके अंदर हर दो एलिमेंट आप कंपेयर कर सकते हैं डिविजिबिलिटी के तहत। 2 6 12, आप कोई दो पेयर लीजिए, कोई इसमें दो एलिमेंट पकड़िए, आप उसमें से कम एक दूसरे को डिवाइड करेगा, और ये देखिए ये एक लीनियर ऑर्डर है, ये टोटल ऑर्डर है, तो इसको फिर हम चेन कहते हैं। ये मैंने एक्सेप्ट इधर भी बता दिया, ऊपर बता दिया। आप इसमें देखिए बी, एग्जाम्पल नंबर जो बी दी हुई है उसमें आप देख सकते हैं द सेट P ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद यूजुअल ऑर्डर लेस देन इक्वल टू इज लीनियर ऑर्डर एंड हेंस एवरी ऑर्डर सबसेट ऑफ P इज आल्सो लीनियर ऑर्डर। अगर लेस देन की बात करेंगे तो उसको जो इंटीजर होगा वो क्योंकि सब एलिमेंट्स के कंपेरेबल है, तो फिर वो क्या होगा, वो एक लीनियर ऑर्डर या फिर टोटल ऑर्डर होगा। और लीनियर ऑर्डर या टोटल ऑर्डर का कोई भी आप सबसेट लेंगे वो भी एक लीनियर ऑर्डर होता है। अच्छा, तीसरी आप देखिए एग्जांपल, द पावर सेट P of a set A with 2 or more elements is not linearly ordered set by set inclusion। ये थोड़ी सी आपने बात समझनी है। वो कहता है आप A कोई सेट ले जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट है। मैं अब A इसमें लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें 2 ले लेता हूँ, एक A ले लेता हूँ और एक B ले लेता हूँ। इसका जो पावर सेट आएगा, पावर सेट में आप आएगा, उसके अंदर क्या आएंगे, उसके अंदर एक तो 5 आएगा, उसके अंदर एक A आएगा, उसके अंदर एक B आएगा, और उसके अंदर एक A इटसेल्फ आएगा। 4 उसके अंदर एलिमेंट आएंगे। वो कहता है कि हर वो सेट जिसके 2 एलिमेंट हैं या 2 से ज्यादा हैं, उसका जो पावर सेट होगा वो कभी भी लीनियर ऑर्डर नहीं होगा। लीनियर ऑर्डर के लिए क्या होना चाहिए, इसके अंदर अंडर व्हाट रिलेशन, इंक्लूजन रिलेशन, ये मैंने पहले भी डिफाइन किया था। और हम क्या करना चाहते हैं, हम ये पहले चेक कर चुके हैं कि इस रिलेशन के तहत ये पोसेट तो है, यानी ये रिफ्लेक्सिव और एंटीसिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तो है, यानी पोसेट है, ये ऑर्डर सेट है, लेकिन ये लीनियर ऑर्डर नहीं है। लीनियर ऑर्डर के लिए क्या चीज चेक की जाती है कि उसके अंदर हर एलिमेंट जो है वो कंपेरेबल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। आप इसमें 5 ले लें और A ले लें, क्या हम कह सकते हैं कि 5 इज सबसेट ऑफ दिस सेट, या A जो है ये सबसेट ऑफ 5 है? क्या इनमें से एक बार ट्रू है? ऑफ कोर्स एक बार ट्रू आ गई है। मैं अगर इस 5 को B से भी करूं तो फिर भी एक बार ट्रू आएगी, इस 5 को A से भी करूं फिर भी कम से कम एक बार ट्रू आएगी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये पकड़ लूं, एलिमेंट A ले लूं, सिंगल सेट A ले लूं और B ले लूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये A जो है उसका सबसेट है, या मैं ये कह दूं कि जो B है वो A का सबसेट है? ये देखिए ये दोनों बातें ही रॉन्ग है। ना तो A B का सबसेट है, ना B A का सबसेट है, क्योंकि हमने इंक्लूजन रिलेशन लिया हुआ। उसके तहत ये जो सेट सिंगलटन सेट्स के अंदर आए हुए हैं, ये दोनों के दोनों कंपेरेबल नहीं है। ये सेट एलिमेंट और ये जो एलिमेंट है ये कंपेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब कि जो पावर सेट है ये एक ऑर्डर, लीनियर ऑर्डर या टोटल ऑर्डर सेट नहीं है। ये ऊपर बार लिखा हुआ है, आप दोबारा से पढ़िए उसको। ये उसमें लिखा हुआ था पावर सेट PA ऑफ अ सेट विद 2 और मोर एलिमेंट्स इज नॉट लीनियरली ऑर्डर्ड बाय सेट इंक्लूजन। फॉर इंस्टेंस, यानी फॉर एग्जांपल क्या है, A and B बिलोंग टू A, देन A and B जो है सेट जो बनेंगे, सिंगल सेट बनेंगे, वो नॉन कंपेरेबल है। ऑब्जर्व दैट एम्प्टी सेट A and A, अगर आप ये ले लें उसके अंदर, या आप B वाला ले लें, तो फिर वो कंपेरेबल हो गए। लाइक अगर मैं इसमें सिर्फ A लेता हूँ, यानी A के अंदर सिर्फ मैं A की एलिमेंट ले लूँ, A ले लूँ, और इसका जो पावर सेट बनेगा उसके अंदर अब एक 5 आएगा और एक ये A इटसेल्फ आ जाएगा। इसमें टोटल 2 ही एलिमेंट आएंगे। अब देखिए अब दोनों एलिमेंट कंपेरेबल हैं, या तो 5 उसका सबसेट है
जो कि ट्रू है, या फिर ए उसका सबसेट है। इस केस में जो पी ऑफ ए बनेगा, जो पावर सेट बनेगा, वो एक लीनियर ऑर्डर सेट होगा, या उसको टोटल ऑर्डर सेट कहते हैं। ये ऊपर एग्जाम्पल में उसने बताया। और ये क्या होगा, ये उसका सबसेट होगा। ये जो पी ऑफ ए है, ये आप कह लें, ये जो सेट पी ऑफ ए दिया है, इस केस में ये इस बड़े वाले सेट का सबसेट है। इनमें क्या जाएगा, अगर आप इस पी ऑफ ए का सबसेट ले लें, ये वाला सबसेट ले लें, तो फिर ये लीनियर ऑर्डर है, इट मीन्स ये उसका फिर चेंज करेंगे। चलिए अब मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सपोज एस बी अ पार्शली ऑर्डर्ड सेट, यानी कि पो सेट है, विद ऑर्डर रिलेशन आर, यानी आर जो रिलेशन होगा वो आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, एंटीसिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो जो सेट एस होगा टुगेदर विद दिस रिलेशन, उसे हम कहेंगे वो एक पार्शली ऑर्डर सेट है या फिर एक पो सेट है, और उसको नोटेशन से इस तरह लिखते हैं। आर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन होगा, ये लेस देन इक्वलिटी भी हो सकता है, ग्रेटर का भी हो सकता है, इंक्लूजन का भी हो सकता है, डिवाइड्स का भी हो सकता है, जो भी आप डिफाइन करेंगे। एन एलिमेंट ए ऑफ एस इज कॉल्ड मिनिमल एलिमेंट ऑफ द सेट एस इफ एक्स आर ए इंप्लाइज एक्स इक्वल ए। यानी ये कंडीशन आपने देखनी है कि एक्स जब ए से रिलेटेड होगा विद रिलेशन आर, तो फिर वो एक्स ए के बराबर होना चाहिए। मतलब ए उस सेट का मिनिमल एलिमेंट उस वक्त होगा जब कोई भी और एलिमेंट उससे रिलेट नहीं होगा। अगर कोई होगा तो वो खुद इटसेल्फ ही होगा, यानी ए का अपने साथ किसी के साथ उसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, तब हम उस ए को उसका मिनिमल एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह सिमिलरली एन एलिमेंट बी of S is called maximal element of S if B or Y implies B is equal to Y। काफी हद तक मिलती जुलती अब इसकी डेफिनेशन है। तो B और Y का मतलब है कि B उस सेट के किसी भी और एलिमेंट को रिलेट नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा Y एग्जिस्ट करता है तो फिर B उस Y के बराबर होगा। B उस सेट में किसी भी और एलिमेंट को अपने सिवाय रिलेट नहीं करेगा, तो फिर B उसका मैक्सिमल एलिमेंट होगा। चलिए इसको एग्जांपल से जरा क्लियर करते हैं। अच्छा, अगर ये आपका है ना ऑर्डर रिलेशन सिंपल लेस देन वाला जो यूजुअल सेंस में लिया जाता है, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में या उसको भी सबसेट ले लें इंटीजर्स में जो डिफाइन होता है, उसकी अगर हम बात करें फिर तो मैक्सिमल और मिनिमल कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है। मिनिमल मतलब उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट और मैक्सिमल उसका हाईएस्ट एलिमेंट, अगर हम यूजुअल ऑर्डर रिलेशन की बात करें लेस देन की। लेकिन अगर ये उससे चेंज हो जाए, आपको इसको इंक्लूजन ले लें या डिवीजन कर लें, तो फिर थोड़ी सी ये ट्रिकी होगा। देखिए मैंने एक सेट ए लिया, एग्जांपल देखिए पहले में मैंने सेट ए लिया है, इसमें 1 2 3 4 6 8 9 12 18 और 24 मैंने लिए हैं। और इस सेट में मैंने दो पार्ट कर दिए। पहले मैंने लिया विद ऑर्डर रिलेशन, जो पहला पार्ट 1 है x लेस देन इक्वल टू y इन यूजुअल नोटेशन, यानी आम तौर पर जो हम x लेस देन y से मुराद लेते हैं उसको अगर हम फॉलो करें तो देखिए इस रिलेशन के तहत ये जो सारे के सारे एलिमेंट हैं ये आपस में कंपेरेबल है। मतलब आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। 1 लेस देन इक्वल टू 2 हो सकता है, ऑफ कोर्स लेस 1 उससे लेस है, बराबर नहीं है, तो इस लेस देन और इक्वल टू में कोई एक बात भी पूरी है तो ये रिलेशन ट्रू होता है। इसमें जो 2 होगा वो लेस देन इक्वल टू जो है वो 3 है, लेस देन इक्वल टू सो ऑन। देखिए इसका सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो आपके इसमें रिलेट हो गए हैं। अगर ऐसा रिलेशन आ जाए तो जो मिनिमल एलिमेंट होगा वो उसका ऑफ कोर्स सबसे स्मॉलेस्ट होगा, जो कि 1 है। यानी 1 के अलावा इस सेट ए में कोई और एलिमेंट नहीं है जो 1 से रिलेट हो विद दिस ऑर्डर रिलेशन, यानी उससे लेस हो, या तो वो अगर है तो वो 1 इटसेल्फ ही है, वो लेस तो नहीं होगा। लेकिन वो इक्वलिटी, ऑफ कोर्स इक्वलिटी भी इसमें अंदर, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है तो वो अपने आप के बराबर आ जाएगा। तो 1 से लेस या इक्वल और कोई एलिमेंट नहीं, तो 1 इसका मिनिमल है। और 24 जो इसका बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा कि 24 इस सेट के किसी और एलिमेंट से छोटा नहीं है या बराबर नहीं, तो 24 उसका मैक्सिमम मिल जाएगा। तो ये बड़ा आसान है। पहले वाली कंडीशन अगर आप देखेंगे तो फिर जो हमारा बनेगा, यानी हमारा जो अगर पहली एग्जांपल लें तो जो इसका बन रहा है मिनिमल एलिमेंट है, मिनिमल जो एलिमेंट बनेगा वो हमारा 1 बन जाएगा, और जो मैक्सिमल एलिमेंट होगा, मैक्सिमल एलिमेंट वो हमारे पास 24 होगा। लेकिन अगर हम ऑर्डर रिलेशन चेंज कर देते हैं, सेकंड वाले पे आ रही है x डिवाइड्स y, कि अब जो रिलेशन है वो डिवीजन का है। देखिए सेट के अंदर हर एलिमेंट दूसरे को डिवाइड नहीं करता है, अब हर एलिमेंट दूसरे के साथ कंपेरेबल नहीं है। अब हमने देखना है कि इसके अंदर मिनिमल कौन सा और मैक्सिमल कौन सा है।
तो देखिए x डिवाइड्स y का मतलब, अब पहला जो हमारा कैंडिडेट है और हम नेचुरल कैंडिडेट हम 1 को ही देते हैं, क्या 1 हमारा मिनिमल है? देखिए 1 इसके अंदर हर एलिमेंट को डिवाइड करता है, 2 को भी डिवाइड करता है, 3 को भी करता है, 4 को भी, 1 हर एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। लेकिन मिनिमल के लिए देखना है कि कोई और इस सेट का एलिमेंट जो है वो इस 1 से रिलेट ना करे। इधर रिलेशन का मतलब आ गया डिवीजन, यानी हम ये कहेंगे कि क्या इस सेट में कोई और एलिमेंट है जो 1 को डिवाइड करता हो 1 के अलावा। तो 1 के अलावा इस सेट में कोई और एलिमेंट नहीं है जो 1 को डिवाइड करता हो। तो ये उसकी कंडीशन को बिल्कुल पूरा कर रहा है कि अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर x ऐसा है जो 1 को डिवाइड करता है, तो फिर वो x खुद 1 ही है। इस सेट में 1 के अलावा 1 को कोई और डिवाइड नहीं करता। तो मेरा जो मिनिमल एलिमेंट बन रहा है विद दिस ऑर्डर रिलेशन वो 1 है। मिनिमल जो एलिमेंट है वो इस केस में भी 1 आ रहा है। अच्छा, मैक्सिमल देखिए, मैक्सिमल मीन हमें देखना है कि इस सेट के अंदर हम चलें 2 से स्टार्ट करते हैं, क्या 2 अपने अलावा किसी और एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है? यस कर रहा है। 2 4 को भी कर रहा है, 6 को भी कर रहा है, 8 को भी कर रहा है। तो इट मीन्स ये मैक्सिमल नहीं है। 3 क्या मैक्सिमल है? तो क्या कि ये सेट में अपने अलावा किसी और को डिवाइड कर रहा है? फोर्स कर रहा है, 6 को कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो 3 इज नॉट अ मैक्सिमल एलिमेंट। आप 4 चेक कर लीजिए, 4 अपने अलावा किसी और एलिमेंट को डिवाइड करता है जो कि 8 है। 4 भी मैक्सिमल नहीं है, 6 भी मैक्सिमल नहीं है, 8 भी मैक्सिमल नहीं क्योंकि 8 जो है वो 24 को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद देखिए 9 भी मैक्सिमल नहीं बिकॉज 9 18 को डिवाइड कर रहा है। 12 भी मैक्सिमल नहीं बिकॉज 12 भी 24 को डिवाइड कर रहा है। अब आ जाइए 18 के ऊपर, क्या 18 इस सेट में अपने अलावा किसी और एलिमेंट को डिवाइड करता है? डिवाइड करने का तो वो क्या उससे रिलेटेड है? तो देखिए 18 सिर्फ 18 को ही डिवाइड कर रहा है, अपने अलावा किसी और एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर रहा। तो जो 18 आ गया मेरे पास वो मैक्सिमल एलिमेंट है। मैक्सिमल एलिमेंट वो बन गया 18। अच्छा, 18 पर 24 पे आ जाइए, क्या 24 इस सेट में अपने अलावा किसी और एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर किसी एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है तो वो 24 ही है। इट मीन्स कि 24 भी मैक्सिमल एलिमेंट है। तो देखिए अब इस ऑर्डर रिलेशन में इसके 2 मैक्सिमल एलिमेंट निकल आए। तो मैक्सिमल एलिमेंट या मिनिमल एलिमेंट जरूरी नहीं कि वो एक आए, वो एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि उस सेट में कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट ना हो या कोई भी मिनिमल ना हो, या वो सिर्फ एक आ जाए या वो एक से ज्यादा भी आ जाए, डिपेंडिंग ऑन योर सेट एंड योर ऑर्डर रिलेशन। तो देखिए ये अगर डिवीजन की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है उसको फाइंड करना कि मैक्सिमल कौन सा है, मिनिमल कौन सा है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2 लीजिए, सेट बी है, इसमें अब 2 3 4 5 6 7 8 है और इसका जो ऑर्डर रिलेशन है वो डिविजिबिलिटी है, यानी x रिलेटेड टू y, x आर y इफ एंड ओनली इफ x डिवाइड्स y। बिल्कुल जो सेट ए में मैंने लिया था सेकंड रिलेशन वो यहाँ पे लिया है कि x डिवाइड्स y का ऑर्डर रिलेशन है। अब हमें देखना है कि इसके अंदर मिनिमल एलिमेंट कौन से आ रहे हैं और मैक्सिमम एलिमेंट इसके कौन से आ रहे हैं। मिनिमल एलिमेंट हमने इसके फाइंड करने अगर वो एग्जिस्ट करते हैं और फिर हमने इसके मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो देखिए मिनिमल 2, क्या 2 को इस सेट में 2 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड करता है? नहीं करता है। 2 को डिवाइड करने वाला जो एलिमेंट है वो सिर्फ 2 ही, और कोई एलिमेंट इस सेट में 2 को डिवाइड नहीं करता है। डिवाइड का क्योंकि मेरा जो रिलेशन है वो डिविजिबिलिटी का है, इट मींस वो जो 2 है मेरे पास वो मिनिमल एलिमेंट है। क्या ये प्रॉपर्टी इसके और किसी एलिमेंट में भी है? जो प्रॉपर्टी 2 के पास है, 2 को कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता। आप देख सकते हैं कि 3 भी ऐसा नंबर है जिसको इस सेट के अंदर 3 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता है। तो 3 भी इसका मिनिमल एलिमेंट है। व्हाट अबाउट 4? 4 मिनिमल नहीं है क्योंकि 4 को 4 के अलावा एक और एलिमेंट भी डिवाइड करता है जो कि 2 है। इट मीन्स 4 इज नॉट अ मिनिमल एलिमेंट। लेकिन 5 चेक कीजिए, 5 इज मिनिमल एलिमेंट क्योंकि 5 को इस सेट में कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर पा रहा सिवाय 5 के। तो 5 भी इसका मिनिमल एलिमेंट है। लेकिन 6 मिनिमल नहीं है बिकॉज 6 को और 2 नंबर डिवाइड कर रहे हैं, 2 भी और 3 भी। व्हाट अबाउट 7? क्या 7 कोई सेट में कोई और नंबर डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो 7 भी इसका मिनिमल एलिमेंट है। अलबत्ता 8 इसका मिनिमल एलिमेंट नहीं है। तो देखिए इस दफा 4 ऐसे एलिमेंट मिल गए हैं जो कि मिनिमल है, जो कि मिनिमल एलिमेंट की डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं। व्हाट अबाउट मैक्सिमल? मैक्सिमल के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं
हम स्टार्ट 2 से करते हैं। क्या 2 इस सेट में अपने अलावा किसी और एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है? ऑफ कोर्स कर रहा है, 4 को कर रहा है, 6 को कर रहा है, 8 को कर रहा है, तो इट मींस 2 इज नो लॉन्गर अ मैक्सिमल एलिमेंट। व्हाट अबाउट 3? 3 भी नहीं, बिकॉज 3 अपने से अलावा एक और नंबर है 6, उसको डिवाइड कर रहा है। 4 भी मैक्सिमल नहीं है बिकॉज वो 8 को डिवाइड कर रहा है। व्हाट अबाउट 5? क्या 5 इस सेट में अपने अलावा किसी और नंबर को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो 5 इज योर मैक्सिमल एलिमेंट। व्हाट अबाउट 6? 6 भी इस सेट में अपने अलावा किसी और को डिवाइड नहीं कर रहा, 6 भी इसका मैक्सिमल है, 7 भी इसका मैक्सिमल है, 8 भी इसका मैक्सिमल है। देखिए इसके 4 इसके मैक्सिमल एलिमेंट बन गए हैं, 3 इसके मिनिमल बन गए। तो देखिए ये डिपेंडिंग ऑन योर सेट एंड योर रिलेशंस, आपके जो मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स हैं ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब थोड़ा सा इस तरह हर एक एलिमेंट को डिवाइड करके चेक करना थोड़ा सा ट्रिकी है। इसकी एक बड़ी मजे की जो है वो डायग्राम होती है, इसके हेसे डायग्राम कहते हैं। अगर आप वो ड्रॉ कर लें, थोड़ी सी सिचुएशन आपके लिए लेस कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। हेसे डायग्राम, हेसे डायग्राम क्या होती है? आपके सेट के अगर एलिमेंट फाइनाइट हैं और जो आपका रिलेशन दिया गया ऑर्डर रिलेशन, उसके मुताबिक आप नंबरों को एक खास तरतीब में ले लेते हैं। चलिए हम इसी से स्टार्ट करते हैं। ये जो एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, इनको हम डायग्राम में शो करते हैं विद ऑर्डर रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। चलिए मैं 2 ले रहा हूं, यहां पे ये 2 मेरा एलिमेंट है। अब हमने क्या करना है, बाकी एलिमेंट उससे ऊपर लिखने हैं, जिस एलिमेंट को जो एलिमेंट 2 से रिलेटेड है। यहां पे रिलेटेड का कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी पे है। मैं ये कहूंगा कि जो जिस एलिमेंट को 2 डिवाइड करता है वो उससे लिंक करता है, वो उसके ऊपर लिख के उसको आप लिंक करते जाए विद लाइन। 2 किसको करता है डिवाइड? 4 करता है, तो मैं 4 के ऊपर लिखूंगा और वहां पे ऐसे लाइन ज्वाइन करता हूं। 2 इसके अलावा 6 को भी डिवाइड करता है और 8 को भी करता है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप 6 ले लिए, ये 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है, तो उससे भी लिंक कर दें। और 4 देखिए, 4 जो है वो 8 को भी डिवाइड करता है, तो मैंने उसके ऊपर ये ऐसे लिंक कर दिया। तो ये एक ब्रांच बन गई। 2 है, 4 को भी डिवाइड करता है, 2 8 को भी करता है, तो उसी ब्रांच का पार्ट बन गया। इधर देखिए 2 जो है वो 6 को करता है, लेकिन आप अगर गौर करें तो यहाँ पे एक एलिमेंट 3 भी है जो भी 6 को डिवाइड करता है, तो आपको यहाँ पे कहीं 3 भी देना पड़ेगा। मैं 3 यहाँ पे लेता हूँ और उस 3 को भी आप 6 से ज्वाइन कर दें, बिकॉज 3 भी 6 को डिवाइड करता है। अच्छा, उसके बाद देखिए 5 है, 5 किसी को डिवाइड नहीं करता, 7 किसी को डिवाइड नहीं करता। ये 2 एलिमेंट हैं, ये किसी को नहीं करते, इसको आप साइड पे लीजिए। यहाँ पे आप 5 कर दीजिए और यहाँ पे आप 7 कर दीजिए, और ये किसी को जो है वो रिलेट नहीं करते, तो इनके पे कोई लाइन नहीं आएगी। तो देखिए कितने एलिमेंट थे? 8 थे। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 एलिमेंट है वो हमने ज्वाइन कर दिए। अब देखिए यहाँ पे, अब हम इसमें ढूंढेंगे कि मिनिमल कौन सा है और मैक्सिमल कौन सा है। मिनिमल वो है जो रूट पे है, जो बिल्कुल स्टार्ट पे है। तो देख सकते हैं आप स्टार्ट पे एलिमेंट कौन से आ रहे हैं? एक 3 है, एक 2 है, एक 5 है और एक 7 है। आप गौर करेंगे चारों के चारों वही थे जो मेरे पास मिनिमल एलिमेंट, जो बिल्कुल इस डायग्राम के बॉटम पे ये मिनिमल है। तो मैक्सिमल कौन से होंगे? यस, अब आपको समझ आ गई होगी। मैक्सिमल वो होंगे जो इस डायग्राम के टॉप पे कौन सा है? 8। तो देखिए 8 मेरा मैक्सिमम बन गया। लेकिन हम गौर करें तो ये भी ब्रांच जा रही है और जो 6 है ये भी टॉप पे है। बेशक वो 8 के ऊपर नहीं है, लेकिन डजंट मैटर, लेकिन वो जिस ब्रांच पे है उस ब्रांच के वो टॉप पे है ना, तो 6 भी इसका मैक्सिमल है। इसका ये 2 ही जो एलिमेंट है ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये एट अ टाइम बॉटम पे भी हैं और टॉप पे भी हैं। तो आपके पास ये दोनों में जाएंगे, इधर भी आएंगे, वो उधर भी जा चुके थे, तो ये सारे इसके क्या बन जाएंगे? ये इसके मैक्सिमम एलिमेंट बन जाएंगे। तो अगर आप ये ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लें तो इससे आप थोड़ी सी सिचुएशन या वो इजिली या वो देख सकते हैं और मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट आप फाइंड कर सकते हैं। ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल ली हुई थी आप उसको भी देखिए। अगर मैं उसकी भी ड्रॉ करूं डायग्राम, इसमें ज्यादा एलिमेंट है और मैं इसका जो सेकंड पार्ट है, हाँ इसका मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए करूंगा ना, फर्स्ट पार्ट के लिए तो क्या इसकी बनेगी? देखिए पार्ट 1 के लिए जिसकी डायग्राम बनी हुई बड़ी आसान, क्योंकि उसके लिए सिंपल लेस देन की बात है। तो एक नीचे आएगा, उसके ऊपर क्योंकि वो लेस देन है 2 से, वो उसके ऊपर आ जाएगा, उसके ऊपर 3 आ जाएगा, उसके ऊपर 4 आ जाएगा एंड सो ऑन, लास्ट पे 24 आएगा। ये सारे के सारे रिलेट एक लाइन पे कर रहे हैं और इसीलिए इस ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट रिलेटेड हों एक दूसरे के साथ, या उसमें कहते हैं कंपैरेबल हों, तो उसको हम कहते हैं कि वो टोटल ऑर्डर है या उसको लीनियर ऑर्डर कहते हैं। लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ऐसे डायग्राम ड्रॉ की जाएगी तो लाइन बन जाती है। तो देखिए इसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया ये इसका बन गया मिनिमल, वो वही लिखा मैंने,
और उसका जो सबके टॉप पे है वो उसका बन गया मैक्सिमम, क्योंकि ये एक ही ब्रांच है तो एक इसका मिनिमल बनेगा, एक इसका मैक्सिमम बनेगा। अगर सारे उसके एलिमेंट जो है वो कंपैरेबल हैं, या कह लें कि ये एक टोटल ऑर्डर या लीनियर ऑर्डर पार्शियल ऑर्डर सेट है, तो फिर इसमें एक ही जो एग्जिस्ट करेगा मिनिमल और एक ही करेगा मैक्सिमल अगर वो फाइनाइट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसी का जो सेकंड था, जिसके अंदर मैंने क्या किया था कि डिवीजन का रिलेशन लिया था, उसको देखिए, वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। पहले आप 1 पे आ जाइए। अब 1 किसको डिवाइड करता है? 1 2 को डिवाइड करता है, और 1 तो हर नंबर का, तो आप 3 भी लगा दें। ये इसका हो गया, 1 2 को डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा। थोड़ा सा इसको उसके अरेंज कर दीजिए उसी की हाइट में। उसमें देखिए 2 किसको डिवाइड करता है? 2 जो डिवाइड करता है वो 4 को भी डिवाइड करता है, इसके अलावा 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है, और इवन जो 3 है ये भी 6 को डिवाइड करता है। यहाँ पे 3 भी ज्वाइन करते हैं। और देखिए 6 के बाद क्या था? 8 है, तो देखिए जो 4 है ये भी 8 को डिवाइड करेगा, तो वो उसकी लिंक कर दी मैंने। और जो 6 है, इसके अलावा देखिए 3 जो है किसे करेगा? 9 को करेगा, तो आप इसको जो है 9 पे कर दीजिए। हाँ जी, तो देखिए 1 3 9, और 9 किसे कर रहा है? 9 18 को कर रहा है, 18 उसका एलिमेंट है, तो 18 मैंने यहाँ लगा दी। देखिए 18 भी आ गया, 12 भी आ गया, 8 भी आ गया, आखिरी जगह 24 रह गया। 24 डिवाइड हो रहा है इस 12 से और इस 8 से, तो मैं देखिए यहाँ पे आके आप इसको दोनों को ज्वाइन कर दें, और ये 24 बन गया। थोड़ा सा ये जो है ना इसके अंदर, ये मैं अगर रेज कर दूँ, ये एलिमेंट वाले रेज कर दूँ ताकि हमें थोड़ी सी पिक्चर क्लियर नजर आ जाए। ये ऐसे बन गया। अब देखिए इसके अंदर जो होगा, सबसे बॉटम पे एलिमेंट एक ही है, तो देखिए वो ये बन गया। तो ये कौन सा हो गया? ये मेरे पास मिनिमल एलिमेंट हो गया। और हाईएस्ट पे जो इसकी देखिए, एक ये ब्रांच आ रही है, एक इसकी ये ब्रांच आ रही है, और इन दोनों की हाइट पे एक ही नंबर बैठा हुआ है जो कि 24 है, और तीसरी ब्रांच पे नंबर 18 है। देखिए इसके 2 नंबर टॉप पे हैं, एक 18 और एक 24, तो 2 इसके बनेंगे मैक्सिमल एलिमेंट। देखिए अगर आप ऐसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ जो है ना आप उनकी मिनिमल और मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल है, सी एक सेट है, एक्स वाई जी यू वी है, और उनको एलिमेंट को हमने इस तरह जो है ना वो अरेंज किया गया। एक्स लेस देन वाई है, पहला इससे लेसर है, वो अगले से लेसर है, नेक्स्ट वो उस अपने नेक्स्ट लेसर है, वो उससे लेसर है। अगर इसके डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे बॉटम पे एक्स आएगा, ये क्योंकि लेस वाई से है तो इसके ऊपर वाई बन जाएगा, उसके ऊपर देखिए जी आएगा, उसके ऊपर u आएगा, और उसके ऊपर v बनेगा। और इस केस में हमारे सबसे जो बॉटम पे है वो x है, तो ये इसका बन जाएगा मिनिमल एलिमेंट, और सबसे जो टॉप पे है वो v है, तो ये इसका बन जाएगा मैक्सिमल एलिमेंट। यानी अगर सारे एलिमेंट रिलेटेड होना एक ही रूल से, तो एक ही ब्रांच बनेगी, जो उसका टॉप पे आएगा वो उसका मैक्सिमल है, जो उसके बॉटम पे आएगा वो उसका मिनिमल एलिमेंट। तो देखिए हमने जो मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट को हमने स्टडी किया है डिफरेंट एग्जाम्पल के जरिए। हमने 1 बाय 1 भी चेक किया, और हमने उसको उसकी हैसियत डायग्राम ड्रॉ करके उससे भी हमने इसको कंफर्म किया। अच्छा, इसके बाद आइए मैक्सिमम और मिनिमल के बाद 2 और कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम। ये क्या होते हैं? पहले की डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एस बी अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, यानी इससे पहले हमने डिफाइन किया था मैक्सिमल एलिमेंट के लिए और मिनिमल के लिए कि ये एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है विद सम रिलेशन। आप कह लें कि ऑर्डर रिलेशन कोई आर होगा इसके अंदर, तो ये इट मीन जो इसका रिलेशन होगा, ऑर्डर रिलेशन होगा, वो इसका रिफ्लेक्सिव भी होगा, एंटीसिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसिटिव भी होगा। और ए इसका सबसेट लिया गया, ठीक है। अब थोड़ी सिचुएशन चेंज कर लिया गया, इस सेट एस का हमने एक सबसेट एस ले लिया है। एन एलिमेंट एम इन एस, एस का एलिमेंट नॉट ए का, एस का एलिमेंट जो एम है, स्मॉलर एम है, इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड ऑफ ए if m is less than or equal to x for all x belong to a। यहाँ पे जो less than equal to है ना, ये हमने एक हम यूजुअल नोटेशन में यूज कर रहे हैं, लेकिन जनरली ये r कोई भी रिलेशन हो सकता है जो हमने डिफाइन किया होगा। तो अगर ये यूजुअल नोटेशन है जिस तरह के लेस देन के एलिमेंट होते हैं, तो फिर क्या कहा जा रहा है कि m जो होगा वो a का लोअर बाउंड है अगर m x जो कि a के एलिमेंट है उसके तमाम एलिमेंट से छोटा है या उसके बराबर है, तो फिर वो उसका जो होगा वो लोअर बाउंड होगा। इसी तरह अच्छा, इसको अगर मैं रियल लाइन के सेंस में देखूं, अगर s को मैं रियल नंबर लेता हूं, तो इसका मतलब ये बनता है कि s कोई इसका सबसेट होगा। आप सपोज कर लें कि जो s है, या आप s कर लें कि पूरा रियल नंबर है, और जो a ले लें वो कोई इसका पोर्शन ले लें इस लाइन का।
आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लीजिए। सपोज कर लीजिए कि ये मेरे पास एलिमेंट 2 है और ये एलिमेंट 5 है, और ये जो है सेट 2 से लेकर 5 तक सारे ये ए में है, इसको मैं ए कह देता हूँ। और ये पूरा का पूरा जो मेरा रियल लाइन है वो आर है, या उसको मैं यहाँ पे एस कह चुका हूँ तो वो एस आ गया। अब क्या है, ये जो पोर्शन है इस लाइन का जो 2 से लेकर 5 तक है, ये सारे एलिमेंट ए के हैं, इसको आप इन जनरल एक्स कह रहे। तो कह रहा है कि कोई भी आपने इस एस का एम लेंगे जो जरूरी नहीं कि ए के अंदर है, वो एम क्या होगा, इस ए के तमाम एलिमेंट से लेसर होगा, मतलब उसके लेफ्ट पे होगा या उसके बराबर होगा। तो जो हमारा एम है वो कहीं यहां बैठा होगा इस बाउंड्री पे, या तो इसके एलिमेंट से लेस होगा तो इट मीन आखिरी वाले एलिमेंट के बराबर होगा, या फिर वो इधर कहीं हो सकता है। तो देखिए एम ऐसा कौन सा एम होगा जो इस 2 और 5 वाले इंटरवल से सेट से छोटा होगा, वो 1 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। तो एम की काफी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एम यहाँ पे अगर मैं 1 ले लूं तो 1 देखें इस सेट के 2 और 5 जिसके अंदर है और तमाम एलिमेंट 2 और 5 के दरमियान है, तो 1 उसके तमाम एलिमेंट से लेसर आ गया। अगर मैं 2 लूंगा एम को तो फिर वो उससे इक्वल भी हो सकता है या उससे लेसर होगा। अगर मैं 0 करूं वो लेसर है। तो एम की बेशुमार पॉसिबिलिटीज हैं। इट मीन जो लोअर बाउंड है वो एक नहीं होता, वो बेशुमार हो सकते हैं। तो लोअर बाउंड क्या है, जो उस सेट के तमाम एलिमेंट से छोटा है या उसके बराबर आएगा। अच्छा, आगे अगली बात देखिए, इफ अ लोअर बाउंड अल्फा, अब मैंने उसका नाम अल्फा कर दिया, ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरी अदर लोअर बाउंड्स ऑफ ए, यानी जो बेशुमार लोअर बाउंड्स हैं जिसमें 0 है, 1 है, नेगेटिव सारे नंबर होंगे, उन तमाम लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होगा, ठीक हो, ग्रेटर या बराबर होगा, उसको देन अल्फा इज कॉल्ड इनफिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या GLB, यानी G फॉर ग्रेटेस्ट, L फॉर लोअर, B फॉर बाउंड ऑफ A, और उसको हम कहते हैं कि वो इनफिमम ऑफ A बनता है। यानी इसके अंदर देखिए ना लोअर बाउंड्स कितने बन रहे हैं, इसके लोअर बाउंड्स 0 भी है, इसका 1 भी है, 2 भी है, और इससे -1 भी है, -2 भी है, ये सारे इसके लोअर बाउंड इनफिनिट लोअर बाउंड्स हैं। मैंने सेट A लिया हुआ 2 से 5 तक, ये तमाम लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड है ऑफ कोर्स वो 2 है। ये जो लोअर बाउंड है ये तमाम लोअर बाउंड से बड़ा है, और ये ए के तमाम एलिमेंट से या तो छोटा है या फिर उसके बराबर है। इस 2 को कहा जाता है कि ये जो है ये इनफिमम है, इनफिमम ऑफ सेट ए है, और इसका नाम मैंने यहाँ पे अल्फा रख दिया हुआ। यानी अगर आपने किस सेट का इनफिमम निकालना है तो उसके तमाम लोअर बाउंड देखिए, और उनमें हाईएस्ट जो लोअर बाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे उसका इनफिमम है या उसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहा जाता है। इसी तरह जो हम डिफाइन करते हैं, let S be a partially ordered set, A be a subset of S, and element capital M in S is called an upper bound of A if X is less than equal to M for all X belong to M। अब उसके बाद दूसरी तरफ आ गई, लाइन के उस तरफ आ गई है कि वही आप सेट ले लीजिए, यहाँ पे रियल लाइन ले लीजिए, और यहाँ पे आप 2 लीजिए, यहाँ पे आप 5 लीजिए। अब इसको क्या कह रहा है कि जो उसके हर एलिमेंट से बड़ा होगा, यानी वो कहीं यहाँ M होगा, या तो वो 5 होगा, या वो 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा, सो ऑन। बेशुमार ऐसे एलिमेंट हैं जो इस सेट A के, जो कि 2 से लेकर 5 तक है, उसके तमाम एलिमेंट से या तो बड़े होंगे या फिर कोई एक ऐसा होगा जो बराबर भी हो सकता है, तो वो उसके अपर बाउंड्स। अब इन तमाम अपर बाउंड में जो कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन है, जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा ऑफ कोर्स वो 5 होगा। इसे कहते हैं कि ये सुप्रीमम है, ये लीस्ट अपर बाउंड है। If an upper bound beta of A is less than or equal to every other upper bounds of A, then beta is called supremum or least upper bound or LUB of A and is denoted by supremum of A, जो कि बीटा कहा गया। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ ताकि मैं अपना आइडिया जो है वो क्लियर कर सकूँ। लीजिए मैंने सेट A लिया है, इसके अंदर मैं लेता हूँ 1, 2, 3 सो ऑन टिल 50 एलिमेंट लेता हूँ, और जो A है ये सबसे लेता हूँ, ये R का है, मेरा जो S हो गया वो अब रियल नंबर हो गया। अब A का देखिए, आप A के अब फाइंड कीजिए लोअर बाउंड्स, कुछ लोअर बाउंड्स लिखिए, लोअर बाउंड्स ऑफ A। लोअर बाउंड्स कौन से थे, जो A के तमाम एलिमेंट से छोटे हों या उसके बराबर हों। तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो A का वो 1 है, तो 1 भी उसका लोअर बाउंड हो सकता है, लेकिन 2 लोअर बाउंड नहीं हो सकता, बिकॉज 2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है। तो उस A का स्मॉलेस्ट एलिमेंट या उससे भी स्मॉलर बनेंगे, तो 1 भी लोअर बाउंड है, देखिए 0 भी लोअर बाउंड है, -1 भी लोअर बाउंड है, -2 भी लोअर बाउंड है, और सो ऑन। और इनके दरमियान जो नंबर हो सकते हैं लाइक -0.5 या -0.7, वो तमाम इसके लोअर बाउंड्स हैं। तो इस सेट के ये तमाम लोअर बाउंड्स आ गए, इन्फिनिट लोअर बाउंड्स। इनमें जो सबसे जो हाईएस्ट इसमें से लोअर बाउंड है वो कौन सा होगा, वो ऑफ कोर्स 1 होगा। तो जो 1 है वो क्या बन जाएगा, बाय डेफिनेशन ये इनफिमम ऑफ A बन जाएगा।
इसी तरह इसके अब निकालिए सुप्रीमम। उसके लिए क्या करेंगे हम निकालेंगे अपर बाउंड कि ए के अपर बाउंड कौन कौन से हैं। अपर बाउंड कौन से होते हैं? जो उसके सेट के तमाम एलिमेंट से बड़े हों या उसके पॉसिबिलिटी उसके बराबर भी आ जाए। तो 50 जो होगा वो उसका पहला अपर बाउंड होगा, क्योंकि 50 सेट के तमाम अदर एलिमेंट से बड़ा है या बराबर है, और इससे जो बड़े होंगे 51 होगा, 52 होगा, सो ये इसके अपर बाउंड्स हैं। इन अपर बाउंड में सबसे जो छोटा है, लीस्ट अपर बाउंड है, वो कौन सा है? ऑफ कोर्स वो 50 है। तो 50 क्या होगा? ये उसका सुप्रीमम होगा। तो सुप्रीमम अब जो ए बन गया वो 50 बन गया। तो देखिए इस केस में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो इन्फीमम था वो आ गया 1, जो सुप्रीम था वो 50 आ गया, और दोनों के दोनों एलिमेंट ए के अंदर है, 1 भी उसके अंदर है, 50 उसके अंदर है। अलबत्ता डेफिनेशन में जो सुप्रीमम होता है एम, उसको ए में होना जरूरी नहीं है, वो एस का एलिमेंट होता है। इस तरह जो स्मॉलर एम था, जो इन्फीमम था, वो भी जो है वो उसका सेट एस का एलिमेंट होता है, वो ए का होना जरूरी नहीं है। मैं उसकी भी आपको एग्जांपल देता हूं कि ऐसा कैसा होगा कि वो उसके अंदर भी ना हो तो फिर भी उसका सुप्रीम बने या इन्फीमम बने। चलिए मैं आप एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए मैं लेता हूं एक सेट ए लेता हूं, इसके अंदर x है सच दैट जो x है ये ग्रेटर देन है, आप कह लें कि 7, और लेस देन है 100, और x जो होगा वो रियल नंबर है। ये सेट ए मैंने डिफाइन कर दिया। इसका सुप्रीमम फाइंड करें और इन्फीमम फाइंड करें। पहले बात करते हैं इसकी सुप्रीमम की। सुप्रीमम ऑफ जो ए होगा वो क्या होगा? सुप्रीमम पे क्या होता है? पहले इसके फाइंड करें कि इसके अपर बाउंड्स कौन से। देखिए अब इसके अंदर जो डिफाइन मैंने किया 7 इसके अंदर शामिल नहीं है, 7 से बड़े एलिमेंट है और 100 से लेस है, लेकिन 100 इटसेल्फ उसके अंदर शामिल नहीं है। तो इसके जो अपर बाउंड्स कौन से होंगे? जो सेट के तमाम एलिमेंट से बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे। तो देखिए अब कौन सा इसका पहला आप कह लेंगे अपर बाउंड होगा? क्या वो 100 होगा? ऑफ कोर्स 100 होगा। क्या 100 से लेस कोई नंबर है जो इसका अपर बाउंड बने? लाइक आप 100 से लेस ले लें, मैं कहता हूं 99.9। तो क्या ये नंबर इस सेट का अपर बाउंड है? नहीं है, क्योंकि इस सेट के अंदर 100 से लेस वाले एलिमेंट हैं, लेकिन 100 से बिल्कुल प्रीवियस नंबर कौन सा है हम नहीं जानते। हो सकता है कि वो नंबर 99.99 हो, और देखिए अब ये नंबर इससे बड़ा आ गया, तो इसमें ये उसका अपर बाउंड नहीं हो सकता। इसका मतलब अपर बाउंड स्टार्ट 100 से होंगे और इससे बड़े 101 होगा, 102 होगा एंड सो ऑन। ये इसका अपर बाउंड है। और बाय डेफिनेशन सुप्रीम कौन सा होता है? इन तमाम अपर बाउंड में जो लीस्ट अपर बाउंड है, जो कि इस केस में कितना आ गया? 100 है। इट मीन जो सुप्रीमम ऑफ ए है वो है मेरे पास 100, और 100 इस ए में नहीं है, 100 इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि ये 100 से लेस एलिमेंट का है। इसी तरह आप इसका फाइंड करेंगे इन्फीमम, वो आ जाएगा 7, और 7 देखें इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जरूरी नहीं कि इन्फीमम जो सुप्रीमम है सेट के अंदर आए, वो उसके बाहर भी हो सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि उसके इन्फीमम उसमें एग्जिस्ट करें। पॉसिबल है कि उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट ही ना करे, लेकिन उसकी एग्जांपल देते हैं कि ऐसे भी सेट हैं जिसका सुप्रीमम होता ही नहीं है। हम लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इसके अंदर हमारे पास 0 भी है, +-1 भी है, +-2 भी है, +-3 भी है एंड सो ऑन। अगर रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और फिर सो ऑन इधर लाएंगे, ये -1, ये -2 एंड सो ऑन। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है इसका? वी डोंट नो। -100, -200, -1,000,000, बिलियन, वी हैव नो आइडिया। इसका सबसे हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है? वो सील हमें नहीं पता। क्या वो 100 है, 200 है? इसका ना तो हाईएस्ट एलिमेंट का हमें पता है, ना इसके लीस्ट एलिमेंट का पता है। तो ना तो इसका अपर बाउंड कोई हम फाइंड कर सकते हैं, ना इसका लोअर बाउंड है, ना इसका सुप्रीमम है, ना इसका इन्फीमम। ठीक हो गया। इस तरह का सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें जो कि 1, 2, 3 सो आएंगे। इसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, यानी इसका जो इन्फीमम है वो 1 है, क्योंकि 1 से लेस इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसका जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका जो इन्फीमम है वो 1 बनेगा, सुप्रीमम इसका एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब कभी कभी ऐसा भी है कि सेट के दोनों इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करते हैं। कभी उसका ना तो सुप्रीमम होता है ना उसका इन्फीमम होता है, और कभी ये भी पॉसिबल है कि उसका इन्फीमम हो लेकिन सुप्रीमम ना हो, डिपेंडिंग ऑन योर सेट। ये हर दफा चेंज होता है। चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 1 ली हुई है। ये सेट S लिया है, A B C D E F, और मैंने एलिमेंट उसका सबसेट लिया है, A लिया है, B C D है,
और उसकी मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली, क्योंकि ये एलिमेंट ए बी सी हैं जो कि ये एक नंबर्स अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसका जो रिलेशन आपस में है वो मैंने बजाय डिफाइन करने के बजाय मैंने उसकी डायग्राम ड्रॉ कर दी है। अब देखिए इस डायग्राम के जरिए हमें बताना है कि इसका सुप्रीमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, जो भी कुछ पढ़ चुके हैं हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो पहले इसको अंडरस्टैंड करिए। इसमें देखिए ए बी सी डी ई एफ 6 एलिमेंट है। ए यहाँ, बी इधर है, सी यहाँ पे, डी इधर, ई और यहाँ पे और एफ यहाँ पे आएगा। इसका हुआ कि ए इसका बॉटम पे स्टार्ट हो रहा है, ए बी से कनेक्टेड है, बी डी से भी कनेक्ट है और बी सी से भी कनेक्ट है, डी फिर ई से भी कनेक्ट है, डी फिर एफ से भी कनेक्ट है। इस तरह जो सी होगा वो ई से भी कनेक्टेड है और सी एफ से भी कनेक्टेड है। लेकिन इसके अंदर जो एफ है और जो ई है ये कनेक्टेड नहीं है। अगर ये लेस देन का रिलेशन है तो हम नहीं जानते कि एफ में से और ई में से कौन छोटा है कौन बड़ा, बिकॉज उनका आपस में कोई रिलेशन डिफाइन नहीं किया गया। तो अगर हम बात करते हैं इसके सबसे बॉटम वाले एलिमेंट की, ये जो ए है ये पिछली डेफिनेशन देखिए, ये उसका मिनिमल एलिमेंट है। दिस इज मिनिमल एलिमेंट ऑफ द सेट एस। ठीक हो गया। और इसका जो मैक्सिमल एलिमेंट होगा वो एक नहीं होगा बल्कि वो दो होंगे। ई भी एक ब्रांच की टॉप पे बैठा हुआ है, एफ भी एक ब्रांच की टॉप बैठा हुआ है। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ई और एफ से ऊपर कौन सा है, उसके दरमियान कुछ रिलेशन दिया गया, तो इसके दो जो है वो मैक्सिमल एलिमेंट हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे पढ़ा है। लेकिन हम अब यहां फाइंड करना चाह रहे हैं उसका अपर बाउंड, सुप्रीमम और इन्फिमम। तो उसके लिए हमें पहले सबसेट लेना पड़ता है। ये सबसेट लिया हुआ इसका बी सी और डी, यानी इसके अंदर 3 एलिमेंट है। एक बी है, ये बी आ गया, ये सी है और डी है। तो आप इन एलिमेंट को पहले आप सर्कल कर लें कि ये हमारा सेट ए है। क्योंकि याद रखिए जो हमारे पास सुप्रीमम होते हैं या इन्फिमम होते हैं वो एक सेट के सबसेट के होते हैं। अब हमने इस सबसेट के लिहाज देखना है कि इसका सुप्रीमम कौन सा है और इन्फिमम कौन सा है, इसके अपर बाउंड कौन से हैं और इसके लोअर बाउंड कौन से। तो देखिए बाय डेफिनेशन इस सेट ए के जो लोअर बाउंड है वो एलिमेंट है जो इसके तमाम एलिमेंट से छोटे हैं। यहां पे डायग्राम में छोटे का मतलब जो उसके लोअर है, जो उसके नीचे हैं। तो देखिए जो बी है वो इस डायग्राम के तमाम एलिमेंट से नीचे है, मतलब ए उसका लोअर बाउंड है। क्या बी उसका लोअर बाउंड है? क्योंकि देखिए उसके अंदर भी तो बी आ सकता है। क्या बी उसका लोअर बाउंड हो सकता है? बी जो है वो डी से जो है रिलेटेड है, बी उससे रिलेटेड है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये उसका लोअर बाउंड है? क्या बी उसके जो बाकी एलिमेंट हैं दो उनसे भी लेसर है? ऑफ कोर्स लेसर है, वो सी से भी नीचे है, वो डी से भी नीचे है। इट मींस का जो बी भी इसका बनेगा वो उसका लोअर बाउंड है। उसके दो लोअर बाउंड है, एक ए लोअर बाउंड है, एक बी लोअर बाउंड है। देखिए इसके दो बन गए लोअर बाउंड, ये इसके लोअर बाउंड हो गए लोअर बाउंड्स। अब लोअर बाउंड्स में जो हाईएस्ट है वो कौन सा आ रहा है? ऑफ कोर्स वो मेरे पास इन दो में से जो हाईएस्ट बन रहा है वो बी बन रहा है। तो बी क्या बनेगा इसका? बी इसका इन्फिमम ऑफ ए बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके चेक करते हैं अपर बाउंड और इसके जो हैं सुप्रीमम। लीजिए अपर बाउंड, ये सेट मेरा बी सी डी जो सर्कल किया हुआ ये सेट है। इस सेट के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट है? इसके ऊपर ई भी एलिमेंट इसके ऊपर है, एफ भी इसके ऊपर है, तो ये इसके अपर बाउंड है। क्या सी उसका अपर बाउंड है? क्या डी उसका अपर बाउंड है? अब हमें यह नहीं पता कि सी और डी में से ऊपर कौन है नीचे, बिकॉज सी और डी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। हमने वो कंपैरेबल एलिमेंट नहीं, वो इनकंपैरेबल है, नॉन कंपैरेबल एलिमेंट्स हैं। हमें नहीं पता कि सी और डी में से ऊपर कौन है। तो हम इसका मतलब हुआ कि सी और डी के दरमियान हम फैसला नहीं कर सकते, तो फिर ये उसके अपर बाउंड नहीं है। इसके जो अपर बाउंड्स आ रहे हैं वो दो हैं, एक ई है और एक एफ है। इसके जो अपर बाउंड्स आ रहे हैं मैं यहां लिखता हूं अपर बाउंड्स, अपर बाउंड्स किसके? ऑफ सेट ए। वो कौन से? एक ई है और एक एफ है। अच्छा अब देखिए ई भी अपर बाउंड है, एफ भी अपर बाउंड है। बाय डेफिनेशन व्हाट इज सुप्रीमम? तमाम अपर बाउंड में जो स्मॉलेस्ट होता है। तो दो अपर बाउंड्स है, एक ई है और एफ है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि ई स्मॉलेस्ट है कि एफ स्मॉलेस्ट है। ऐसे डायग्राम में स्मॉलर एलिमेंट वो होता है जो दूसरे एलिमेंट से नीचे। लेकिन देखिए ई और एफ चूंकि कंपेरेबल ही नहीं है, उनके दरमियान कोई लिंक नहीं है, तो हम ये फैसला नहीं कर सकते कि इनका जो है वो सुप्रीमम क्या वो ई है, क्या वो एफ है, उसके अपर बाउंड है। लेकिन सुप्रीमम चूंकि सिर्फ एक एलिमेंट होता है, याद रखिए, इन्फिमम सिंगल एलिमेंट होगा, दो इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जो सुप्रीमम में होता है सेट का वो एक ही होता है, क्योंकि यहाँ दो कैंडिडेट्स बन गए, इट मींस सुप्रीमम उसका जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इस सेट ए का, सबसेट ए का जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके अलबत्ता अपर बाउंड्स दो मौजूद है। तो देखिए ऐसे डायग्राम से हम जो है वो बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं कि उसके अपर बाउंड्स कितने हैं और उसके सुप्रीमम जो है वो। चलिए अब देखिए इसकी एक और एग्जांपल देखिए।
ये भी मैंने एक डायग्राम लिया है, ऐसे डायग्राम बनाई है, इसमें देखते हैं कि हम फाइंड करते हैं तमाम एलिमेंट जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। सेट एस लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट लिए हैं, और इस जो सबसेट ए लिया इसमें 2 है, सॉरी 5 है, 4 है, 5 है और 7 है। तो पहले हम ये करते हैं कि हम उसका जो सबसेट है 4 5 और 7 उसको सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हमने ए के हिसाब से जो है वो अपना फाइंड करना है। ये देखिए मैं ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरा सेट जो है वो ए है। अच्छा, अब देखते हैं हमारे पास के इसके अंदर पहले देखते हैं कि लोअर बाउंड कौन से हैं। ए के लोअर बाउंड कौन से हैं? ए का जो लोअर बाउंड है मैं यहाँ साइड लिख देता हूँ कि हमें ये चीज़ें ना या हमें चीज़ें फाइंड करना चाह रहे हैं। तो पहले ये लोअर बाउंड ऑफ ए, सेट ए ये मैंने ब्लू में सर्कल कर दिया हुआ है, 4 है, 5 है, 7 है। तो हर वो एलिमेंट ए का लोअर बाउंड है जो ए के तमाम एलिमेंट से नीचे है या उसके बराबर है। तो देखिए ए उसका 8 जो है, ऑफ कोर्स वो तो क्लियर हो गया कि वो उसका लोअर बाउंड है। तो पहले मैं यहाँ पे 8 एंटर कर दूं कि ये 8 है, ये उसका लोअर बाउंड है। क्या 6 लोअर बाउंड है? आप देख सकते हैं कि 6 जो है वो उसके एलिमेंट से नीचे नजर तो आ रहा है, लेकिन 6 और 7 में कंपैरिजन अवेलेबल नहीं है। हम नहीं जानते 6 बड़ा है कि 7 बड़ा है, बिकॉज 6 और 7 को लिंक नहीं है, वो नॉन कंपैरेबल एलिमेंट्स है। क्योंकि 6 और 7 का रिलेशन नहीं पता, हम 6 को उसका लोअर बाउंड नहीं कह सकते। हाँ जी, 7 के लोअर बाउंड ना होने की रीजन ये भी है कि हमें ये भी नहीं पता कि 7 4 से लेस है या नहीं है, बिकॉज 4 भी एक एलिमेंट है ना। तो अब हम चूंकि 4 का और 7 का अपने कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें ये नहीं पता कि 4 उसका लेसर एलिमेंट है कि 7 लेसर एलिमेंट है, लिहाजा 7 उसका लोअर बाउंड नहीं हो सकता। इसका एक ही लोअर बाउंड है और वो 8 है। और व्हाट इज इन्फिमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो चूंकि है ही एक, इट मींस वही उसका बन जाएगा इन्फिमम। अब आ जाए अपर बाउंड। ए के जो अपर बाउंड वो नजर आ रहे हैं वो 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये उसका अपर बाउंड है। यानी 1 भी है उसका अपर बाउंड, उसका 2 भी है, उसका 3 भी है। क्या 4 अपर बाउंड हो सकता है? क्या 5 अपर बाउंड हो सकता है? नहीं, क्योंकि 4 और 5 के बारे में ये नहीं पता कि उसमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, क्योंकि वो लिंक नहीं, वो नॉन कंपैरेबल है। लिहाजा 4 और 5 उसके अपर बाउंड नहीं हो सकते। 7 तो इसलिए नहीं कि 7 वैसे 5 से लेसर आ गया। अच्छा, अब देखिए इन तमाम अपर बाउंड में स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट इनमें से 3 है, तो जो 3 बनेगा वो उसका सुप्रीमम बनेगा। मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ एस, एस के मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं जो टॉप पे होते हैं। तो टॉप पे कौन कौन से हैं? एक 1 टॉप पे, एक 2 पे है, लेकिन इन दोनों में टॉपर कौन सा है वो मैं नहीं पता। तो इसका मतलब कि 2 के दोनों जो कैंडिडेट्स बनेंगे वो उसके मैक्सिमम बनेंगे। मिनिमल एलिमेंट ऑफ एस जो उसके बॉटम पे है, वो एक ही नंबर बॉटम पे है, तो जो 8 होगा वो उसका मिनिमल एलिमेंट होगा। तो देखिए अगर आपके पास ऐसे डायग्राम है तो बड़ी आसानी से आप ये तमाम एलिमेंट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इस लेक्चर में हमने जो है काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, पार्शियल ऑर्डर सेट से लेकर मैक्सिमल, मिनिमल एलिमेंट, फिर लोअर बाउंड, अपर बाउंड, फिर इन्फिमम, फिर इन्फिमम के बाद सुप्रीमम किया है। ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसके अलावा जो है ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमने डिस्कस की हैं। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन पूछना आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं वो हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।